नमस्कार। हम लोग पहले वीडियो में देखे व्याकरण का प्रारूप, पूरा प्रारूप वर्णमाला से लेकर के वाक्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, शब्द के अंतर्गत क्या है, पद के अंतर्गत क्या है, वर्ण के अंतर्गत क्या है, सभी पे चर्चा हो चुकी है। हमने कहा था कि अगला वीडियो वर्ण विचार से होगा और हम लोग उसमें वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग आज सबसे पहले वर्णमाला। उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में वर्णमाला को बांटा गया है, तो दो भागों में, स्वर और व्यंजन। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग वर्ण पे चर्चा कर लेते हैं। कल चर्चा हुई थी कि ध्वनि जो है, भाषा के दो रूप हमने बताए थे, लिखित और मौखिक। तो मौखिक के अंतर्गत ध्वनि आती है। तो ध्वनि की परिभाषा क्या थी कि भाषा या अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ठीक, ये तो हुई ध्वनि की बात। अब ध्वनि के बाद वर्ण का क्रम आता है। वर्ण की परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, अपने शब्दों में। हमने कहा कि अगर उन्हीं ध्वनि चिन्ह, उसी ध्वनियों को कोई चिन्ह दे दिया जाए, कोई लिपि दे दिया जाए, तो ही हमारे वर्ण हैं। ये समझने के लिए है। और अगर इसको हम परिभाषित करते हैं तो लिखेंगे कि ध्वनि चिन्हों से ही वर्ण बनते हैं। बस छोटी सी परिभाषा। किससे? ध्वनि चिन्हों से ही वर्ण का निर्माण होता है। और वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन हमने बताया था। वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, इसीलिए यहाँ वर्णमाला लिखा गया है। तो वर्ण के अंतर्गत देखिए स्वर और व्यंजन दोनों आ गए। वर्णमाला में 52 वर्ण हैं सब मिला करके। प्रश्न बनता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि वर्णमाला के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 52 वर्ण हैं, जिसमें से स्वर प्लस व्यंजन दोनों हैं। स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। और ये जो विभेद हुआ है, ये उच्चारण को ध्यान में रख करके हुआ है। स्वर और व्यंजन, इसके दो भेद। आगे हम बढ़ते हैं तो स्वरों की संख्या प्रश्न बनता है कि स्वर कितने हैं। स्वर हैं 11। आप लोग उसको जब हल करेंगे तो उसमें आपको 11 करना है, ना कि 13 लगाना है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। और जो बचते हैं वो इधर आते हैं व्यंजन की तरफ। तो आइए हम लोग आज जो है स्वर पे विधिवत चर्चा करते हैं। कोई भी प्रश्न हमारा स्वर से छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए ध्यान से, परिभाषा हम लोग यहीं से बनाएंगे। आप लोग इसको लिखते चलिए अपने नोटबुक में। अगर ध्यान से देखिए तो स्वर में पीछे अगर सा को छोड़ दिया जाए तो वर लिखा हुआ है, वर। और वर का अर्थ क्या होता है, दूल्हा या श्रेष्ठ। वर का अर्थ क्या होता है, दूल्हा या श्रेष्ठ। यानी स्वर अपने आप में क्या है, श्रेष्ठ है। यहाँ दूल्हा से तो अर्थ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमको श्रेष्ठ से अर्थ लगाना है। अब श्रेष्ठ कहने का क्या तात्पर्य है कि अपने आप में ये स्वर पूर्ण होते हैं। ये किसी पे आश्रित नहीं होते, न लिखने में न बोलने में। ये जो है अबाध रूप से हमारे मुख से ये जो हवा बाहर निकलती है उसमें बाधा रहित ये निकलते हैं। अबाध रूप से इनका उच्चारण होता है। ये अपने आप में पूर्ण है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी इनका स्वयं का राज होता है। ये किसी पे आश्रित नहीं है, अपने आप में पूर्ण। यही परिभाषा है इनकी स्वर की। और स्वर के अंतर्गत कितने हैं, 11 वर्ण। यहाँ आप लोग लिख भी सकते हैं कि इसके अंतर्गत कितने आते हैं, 11। हमको इस 11 स्वरों पे चर्चा करनी है। जैसे अगर स्वर 11 हैं तो उनको देख लिया जाए कौन कौन है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, बड़ा आ, जिसको हम लोग ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं। ई, दीर्घ ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ,
ओ और औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन्हीं के बारे में हमको जानना है। इनकी कैटेगरी क्या है, इनको नामकरण इनका अलग अलग क्या है। जैसा नाम वैसा काम, सीधी सी बात है कि इनके नाम जैसा काम हो वैसा नाम दिया गया है। तो अगर देखा जाए इसको ध्यान से, तो पहले है ह्रस्व आ, जिसको हम लोग छोटा आ कहते हैं। इसको नाम दिया गया अमात्रिक स्वर। ये व्यंजन के साथ जुड़ते हैं स्वर। स्वर अगर अभी व्यंजन पे चर्चा आगे होगी तो स्वर कहाँ लगते हैं, व्यंजन में। तो जब ये व्यंजन के साथ लगता है छोटा आ, तो किस रूप में होता है। जैसे हमको लिखना हुआ का, तो इसमें आ छुपा हुआ है। का अगर लिखना है तो इसमें आ है, जब तक हम इसको हल नहीं करेंगे ये आ बाहर नहीं आएगा। तो है तो इसमें, लेकिन ये अलग से मात्रा के रूप में नहीं है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, अमात्रिक। तो ये प्रश्न बनता है कि अमात्रिक स्वर कौन सा है, छोटा या ह्रस्व आ। अब देखेंगे कि जब ये व्यंजन के साथ प्रयोग इनका होता है स्वरों का, तो ये किस रूप में आते हैं, अपने छद्म रूप में आते हैं। इनको हमने मामा मारीच का नाम दिया है स्वरों को। अपने ये जब मूल रूप में रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, और जब ये स्वर के साथ जुड़ते हैं, इनका संयोग होता है, तो ये अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात मात्रा के रूप में तब ये आ जाते हैं। कैसे, जैसे दीर्घा की मात्रा क्या है, आप लोग जानते हैं, हमको पता है आप जानते होंगे। दीर्घा की जो है मात्रा, इसका छद्म रूप है। छोटी ई की मात्रा कैसे होती है, इधर से होती है। बड़ी ई की इधर से, छोटा ऊ ऐसे है, बड़ा ऊ इस तरफ है। री की मात्रा ऐसे है। अब ए ऐ ओ औ, इसमें बड़ी गड़बड़ी होती है। यही कुछ चीज़ समझ लीजिए आप। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ री। अब छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा औ नहीं पढ़ा जाता है इसको। यहाँ एक गलती नहीं करना। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए ऐ ओ औ, क्योंकि ये सदैव दीर्घ रहते हैं। ये कभी ह्रस्व इनका होता ही नहीं। इनका पावर अगर देखा जाए मात्रा के रूप में, तो 1 चुटैया, और इनका पावर कितना है, 2 चुटैया। ये इस रूप में रहेंगे और ये इस रूप में। प्रश्न हमारा बन गया कि स्वर तो 11 हैं, लेकिन मात्रा के रूप में ये 10 ही संख्या इनकी होती है। देखिए मात्रा के रूप में आ छूट जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि अमात्रिक है, वो छिपा रहता है स्वरों में। जब तक व्यंजनों में, जब तक व्यंजन को हम हल नहीं करेंगे तब तक आ बाहर नहीं निकलेगा। अब हमारे कुछ मित्र बंधुओं को ये समस्या होती है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उच्चारण में और लिखने में। आप कहें भले न, लेकिन अंदर अंदर आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ को कैसे समझेंगे, आज हम इसको बता देते हैं। ध्यान से आप देखिए, तो ये बायां हाथ है और ये दायां हाथ है। तो छोटा छोटा काम हम लोग किससे करते हैं, बाएं हाथ से। कहें तो बाएं हाथ का खेल है, इसको हम ऐसे भी निपटा देंगे। और अगर मारना हो किसी को तगड़े से, तो किसका प्रयोग करेंगे, दाहिने हाथ का। तो छोटा काम, छोटी ई बाएं तरफ से, देखिए बाएं तरफ से इधर आई है, और बड़ा बड़ा काम बड़ी ई दाएं तरफ से, इधर से देखिए दाएं तरफ से गई है। और वही सेम प्रक्रिया छोटा ऊ बड़ा ऊ में, देखिए बाएं तरफ की तरफ गया है। बाएं तरफ इसका जो है झुकाव है, उठा है बाएं तरफ, और मतलब छोटा काम वो है बाएं तरफ जो जा रहा है, और जो दाएं तरफ आ रहा है वो बड़ा हमारा है, बड़े की तरफ आ रहा है।
ये तो हुआ छोटी। हमने बहुतों को देखा, पढ़े लिखे लोग जो है उच्चारण और लिखने दोनों में गलतियां करते हैं। तो आप क्लियर कट जान लीजिए, आप बहुत पढ़ लीजिए, व्याकरण के ज्ञाता हो जाइए, लेकिन अगर आपसे एक गलती होती है तो अगला जान लेगा कि आप कैसे व्याकरण पढ़े हैं। तो हमसे पढ़ेंगे तो डर छूट जाएगा यहाँ व्याकरण में। तो यहाँ एकदम एक एक चीज क्लियर होगी। ठीक, आइए आगे चलते हैं। तो अमात्रिक हो गया, और व्यंजन के साथ इनका कितना प्रयोग होगा? 10 मात्राओं के। प्रश्न बनता है कि क्यों जो है ये व्यंजन के साथ 10 मात्राओं का ही प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर यही है कि सबके लिए तो एक चिन्ह निर्धारित है, छद्म चिन्ह। मामा मारीच का हमने नाम क्यों लिया? वो अपना भेष बदल लेता था। वो ऐसे ये जब मूल रूप में रहेंगे तो अपने असली रूप में रहेंगे, और जैसे व्यंजन के साथ जुड़ेंगे इस रूप में आ जाएंगे। ठीक, अब आइए आगे। अब इनका हम लोग वर्गीकरण करेंगे, इनका भेद विभेद कैसे है उसको समझेंगे। जैसे अब इसमें कुछ ह्रस्व स्वर हैं, कुछ दीर्घ हैं, कुछ संयुक्त स्वर हैं जिनको संध्याक्षर भी कहा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप इनको हम समझते हैं। अगर देखा जाए तो स्वरों का वर्गीकरण आप यहाँ एक हेडिंग भी बना सकते हैं, या स्वर के भेद ऐसे आप लिख सकते हैं, स्वर के भेद। तो स्वर के भेद में आप जो है पहले ह्रस्व स्वर यानी जो एक मात्रिक है स्वर, जैसे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? और ह्रस्व स्वर ही लिखिएगा, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक, एक मात्रिक या मूल स्वर, इनके इतने नाम हैं भैया। तो यहाँ बहुत सावधानी आपको देनी है। चाहे हम ह्रस्व स्वर कहें यानी छोटा स्वर, चाहे एक मात्रिक, अभी हम बताएंगे इसको, और मूल स्वर। मूल स्वर क्यों कहा गया पहले जान लीजिए कौन कौन है। तो स्वर हमारे हैं 4। कौन कौन? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यही इतने जो हैं पैदा हुए थे, ये जो है स्वयंभू हैं, ये अपने आप पैदा हुए थे। ये चारों, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब 4 तो ये आए, लेकिन संख्या है 11। अब इन्हीं से ये बढ़ेंगे सब। तो अभी उसको इसीलिए इसका नाम मूल स्वर दिया गया। मूल स्वर ये है। एक मात्रिक क्यों है? क्योंकि जो है इनकी मात्रा गणना कितनी होगी? 1। जब हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत जाएंगे छंद में, तो वहाँ आपको बताया जाएगा लघु और गुरु। तो उच्चारण काल के आधार पर इनकी गणना होती है मात्राओं की, यानी इनके उच्चारण में एक मात्रा का जो है समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। अ, ई, उ, री। अब देखिए दूसरा जो भेद है इसका, उसमें है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। ठीक, अब इसमें कौन कौन आएंगे? जैसे देख लीजिए, इसमें आ जाएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। री यही छूट जाता है बेचारा हिंदी में, क्योंकि जब री और री जब आप संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि, तो आ धन आ बराबर बड़ा आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, और री धन री बराबर बड़ी री होती है। जैसे पितृ धन ऋण पितृण, मातृ धन ऋण मातृण। लेकिन हिंदी में शब्द मिलते ही नहीं जिसमें बड़ी री लिखी हो। छोटी री यानी ह्रस्व री क्यों लिखी गई? क्योंकि कुछ शब्द हैं जैसे ऋण, ऋग्वेद, इनका जब प्रयोग हिंदी में होता है तब इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिए। तो ये तो हुए हमारे इतने जो हैं द्विमात्रिक
या दीर्घ स्वर और इसमें जुड़ जाते हैं कौन कौन, देख लीजिए। हमारे जो संयुक्ताक्षर हैं ए, ऐ, ओ और औ, तो ध्यान से आप देखिए, ऊपर 4 और नीचे 7, 7 4 11, 11 जो हैं हमारे अक्षर। ना छरति इति अक्षरः, ना छरति इति अक्षरः, स्वर को क्या नाम दिया गया? अक्षर भी कहा जाता है। इनका कभी क्षरण नहीं होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इनको अक्षर भी कहा गया है। और तो देख लीजिए, अगर आपसे पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ आप इसको लिख लीजिएगा, कितनी संख्या है इनकी? 4। 4 ये हमारे मूल स्वर या एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर है। संख्या पूछता है, प्रश्न पे बात हो रही है। अब अगर दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक, जिसमें 2 मात्रा की समय लगे, ह्रस्व से दुगना जिसमें समय लगे, उसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। इसकी गणना इस पे होगी। अभी मात्रा पे विधिवत हम चर्चा करते हैं। अब इसमें देखिए, किताब आप कोई उठाएंगे, मानक किताब, तो बहुत परिभाषाएं दी गई हैं। उन परिभाषाओं को याद रख पाना बड़ा कठिन है। तो इस चीज को अगर बहुत सरल और सहज ढंग से पढ़ना है, तो इसको हम समझ लें तो ज़्यादा उचित है। रटने से वो बार बार भूल जाता है। जैसे हम इसकी कैटेगरी, हमने कहा था कि निर्धारित हम करेंगे, ये अंडरलाइन ऐसे इतना ये कर लीजिएगा, 3 वर्ण आगे के और ये बाकी पीछे के 4 वर्ण। ठीक, ये बने कैसे? क्योंकि 4 ही तो मूल थे। अब इन्हीं से, इन्हीं की संतान है ये, जो ये 7 हैं। तो 7 वर्ण यहाँ लिख लीजिएगा इसको आप लोग, कि द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर में कितने आएंगे? 7 वर्ण। अब आ कैसे बना? हमने अभी चर्चा किया कि आ धन आ बराबर बड़ा आ। ये देखिए, ई धन ई बराबर बड़ी ई, और ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, ऊ धन ऊ बराबर बड़कऊ या बड़ा ऊ, इस तरीके से। तो ये अगर हमारी एक गढ़ी परिभाषा है, शायद आप लोगों को पसंद आए, तो ये समान स्वर से हैं बने हुए। किन स्वरों से हैं? समान स्वरों के संयोग से ये इतने जो दीर्घ स्वर हैं हमारे 3, ये देखिए समान स्वर हैं कि नहीं? इधर भी समान, इधर भी समान स्वर से हैं। ठीक, ये आपकी एक परिभाषा बन जाएगी। हम लिख भी देते हैं यहाँ कि समान स्वरों के योग से। ठीक, अब आप लोग इतना जब पा जाएंगे एक लिख, तो इसको आप चाहे जैसे अपने हिसाब से बैठाइएगा। ये देखिए ध्यान से कि ये नाम देना इनको समीचीन है कि नहीं, कि ये समान स्वर से है कि नहीं। आ धन आ बराबर बड़ा, ई धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, अब इधर आइए, एक परिभाषा हमने उसके लिए तैयार किया, इसको ऐसे स्टार करके लिख लीजिएगा। दूसरी परिभाषा कि असमान स्वर से या भिन्न स्वर से। ठीक है, भिन्न स्वरों के योग से, भिन्न स्वरों के योग से किनका निर्माण हुआ है? इन चारों का, ए ऐ ओ औ। जैसे आ धन ई बराबर ए, और आ धन ए बराबर ऐ, और आ धन ऊ बराबर ओ, और लास्ट है आ धन ओ बराबर औ। इसको ध्यान से देखिए तो असमान है, भिन्न स्वर है। यहाँ आ है तो यहाँ ई है।
तो इसलिए इनका एक नामकरण सार्थक ये होता है कि भिन्न स्वरों के योग से जिनका निर्माण होता है उनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ये हमारे जो इतने हैं इनको क्या नाम दिया गया? अब देखिए ये तो एक नाम हो गया, ठीक। अब दूसरा नाम इनका इसी में जोड़ लीजिए, ये संयुक्त स्वर हैं। पूछेगा संयुक्त स्वरों की संख्या, संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन है, कैसे कैसे बने हैं, सारी प्रक्रिया आपको बता दी गई है, ठीक। इनका एक नाम और मिलता है संध्यक्षर। ये सब इनकी कैटेगरी, इनके काम के हिसाब से इनका नाम रखा गया। क्या नाम मिलता है? संध्यक्षर। संधि प्लस अक्षर, इसमें यण संधि हुई है, संधि प्लस अक्षर यण संधि है, ये संधि से बने हैं। जब आप गुण संधि पढ़ेंगे संधि के प्रकरण में तो वहां रमा प्लस ईस बराबर रमेश हो जाई, यही तो होगा। फिर पढ़ेंगे आप बधु प्लस यहां से ए और ओ, ये दो तो वहां आपको मिल जाएंगे गुण संधि में, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? संध्यक्षर कहा गया, संयुक्ताक्षर कहा गया। और तीसरा नाम सदैव दीर्घ स्वर, इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सदैव दीर्घ स्वर। ये सारे नाम इनके जो है इसके लिए सार्थक हैं, ये भी और ये भी, ठीक। चाहे इनको भिन्न स्वरों के योग से, संयुक्त स्वर भिन्न स्वरों के योग से है ये, और दूसरा नाम है संयुक्त स्वर संध्यक्षर सदैव। सदैव दीर्घ क्यों है? क्योंकि ये दो भिन्न स्वरों के योग से बने हैं तो ह्रस्व हो ही नहीं सकते। जब भी आप छंद पढ़ेंगे तो जहां वहां एक चुटैया हमने बताया या 2 चुटैया रहेगी, इनकी गणना क्या होगी वहां गुरु में। जैसे एक नमूना हम दिखा दें आपको थोड़ा सा, जैसे लिखा है 1 तो इस पे क्या लगाएंगे? गुरु, इस पे लघु। लेकिन लिखा है पेन, अब इस रूप में आ गया तब भी एक गुरु होगा लघु। जैसे लिखा है यहां लिखा ऐनक और इधर लिखा है पैना, तब भी इस पे क्या होगा? गुरु। इस पे मान लीजिए इस वजह से गुरु, और यहाँ ये गुरु। तो इस हिसाब से ये सदैव दीर्घ, यही प्रक्रिया ओ और औ के साथ। तो सदैव दीर्घ स्वर कितने हैं? 4। संध्यक्षर कितने हैं? 4। ये सब संख्या लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ ऐसे, ये इनकी संख्या 4 है, ये भी 4 है, ठीक। चाहे जैसे वो पूछें, इनकी संख्या 4 है। लेकिन अगर पूछ ले कि मूल स्वर कितने हैं? 4, ठीक। और समान स्वरों के एक योग से जो बने हैं वो कितने हैं? 3 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ आप लोग 3 लिखिएगा। समान स्वरों के योग से जो स्वर का निर्माण हुआ हो 3 है। कौन कौन? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक। और भिन्न स्वरों के योग से जिनका निर्माण हुआ है 4 है। तो यही 4 और 3 मिला के यहाँ 7 हुए हैं, जिनको एक लाइन में कर दिया गया, एक नाम दे दिया गया कि दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक। अब इनके काम के हिसाब से ये नाम अलग अलग दिया गया है। तो ये तो हुई स्वरों की बात। हमने बताया पहले कि ध्वनि भाषा या अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई है, कल चर्चा हुई थी। और उन्हीं ध्वनि चिन्हों के योग से वर्ण बनता है, वर्ण को ही ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ वर्णमाला दिया गया। वर्ण के अंतर्गत थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछा जाए वर्ण में क्या क्या आते हैं तो स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे इसमें, स्वर और व्यंजन दोनों। क्योंकि इसीलिए इसका नाम दिया गया कि इसमें वर्ण की माला है, गुथे हैं वर्ण इसमें। कैसे वर्ण गुथे हैं? स्वर और व्यंजन। स्वरों वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। तो 11 पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कैसे प्रश्न यहां से बनेंगे?
पूछ लेंगे आपसे स्वर के भेद। अभी कुछ चीज बाकी है इसमें, मात्रा पे अभी हम लोग चर्चा नहीं कर पाए हैं, मात्रा पे चर्चा परिचर्चा अभी बाकी है। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। और एक चीज यहीं लगे हाथ जान लीजिए, हिंदी में तो आपको इतने से काम बनेगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जगह बनाएंगे यहाँ। ठीक, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, बहुत फास्ट है हमको पता है। तो देख लेते हैं कि ये तो हुआ हिंदी में इतने से काम बन जाएगा, लेकिन अगर संस्कृत में आप जाएंगे और कभी कभी हिंदी में भी प्रश्न बन जाता है कि भैया जो है प्लुत स्वर क्या है, प्लुत, तो उनको भी आप जान लीजिए, या इसको हम मात्रा में ही बताते हैं, वहीं उचित रहेगा इसका बताना। यहाँ आप लोग कन्फ्यूजन पैदा होगा। जितना अभी बताया गया एकदम ये सटीक है, इसी पे आपको चलना है। थोड़ा सा प्रश्न हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। यहाँ से हमने बताया एक प्रश्न आँख से, और ह्रस्व दीर्घ इनकी कैटेगरी कैसे कैसे है ये सब, और वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन ये आएंगे। स्वर क्या है? स्वयं से जो उच्चरित होते हैं उन्हें किसी वर्ण की, किसी अन्यत्र वर्ण की, अलग से वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती उनके उच्चारण में, इसीलिए इनका नाम दिया गया, क्या दिया गया? स्वयं राजन्ते। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी स्वयं का इनका राज है, इनका राज काज अपना है, ये किसी के भरोसे नहीं, न लिखने में न बोलने में। ठीक, बचना कहाँ है? 10। ये जब मात्रा के रूप में आएंगे तो इनकी गणना 10, संख्या 10 होगी। आइए मात्रा पे चर्चा करते हैं। अगर मात्रा को देखा जाए, पूछ ले कि मात्रा के कितने भेद हैं आपसे, तो कुछ उसमें करना नहीं है आपको ज़्यादा, ये आपका सब तैयार है। यहाँ पूछ ले मात्रा के भेद, तो ऐसे आप बना लीजिएगा मात्रा के भेद, और यहाँ जो है लिख लीजिएगा एक मात्रिक, यहाँ द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, और यहाँ त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक, या ऐसे करके। और जो प्लुत की हमने चर्चा की थी, तो यहाँ लिख लीजिएगा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, इस तरीके से। अब मात्रा की गणना कैसे होती है, मात्रा बनते कैसे हैं? मात्रा जो है एक पलक झपकाने से, इसको निमिष कहते हैं, एक पलक झपकाने को, जैसे हम कहे आ, तो ये एक मात्रिक, हमने कहा आ तो ये द्विमात्रिक हो गया। और इसी को उच्चारण काल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मात्राएं भी वैसे वैसे बढ़ती जाएंगी। जैसे एक मात्रिक के अंतर्गत हमने कह दिया आ, अभी ये चर्चा हुई थी जस्ट, यहाँ क्या आ जाएगा? बड़ा आ। और प्लुत में क्या आता है? प्लुत के अंतर्गत जैसे ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं, ओम लिखना सीख लीजिए, ऐसे लिखा जाता है। ओ बनाइए, यहाँ हिंदी का जो चलती थी गिनती उसमें 3 और माँ में हलत ओम। इसमें जो है एक मात्रिक में सबसे कम समय, मतलब उच्चारण काल सबसे कम हुआ, द्विमात्रिक में इसका दुगुना समय, और त्रिमात्रिक में 3 गुना समय। ये मात्रा का निर्धारण है। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इस तरीके से स्वरों का हम विभेद करेंगे। इनकी जो है नामकरण, काम क्या है, नाम क्या है, उस पर चर्चा हम जो है करते रहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग पुनः कि वर्णमाला में अगर स्वर आपसे पूछेगा तो 11 ही लगाना है, यहाँ 13 या 12 ऐसा कुछ मत करिएगा।
और हमने जहाँ जहाँ इसको बताया इस पॉइंट को कि बहुत लोग को दिक्कत होती है छोटी ई बड़ी ई में, छोटा ऊ बड़ा ऊ में, तो छोटा छोटा काम बाएं तरफ से, बड़ा बड़ा काम दाएं तरफ से, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। और इनका उच्चारण कैसे होता है, ये एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है, ये एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, तो इनका उच्चारण भी उसी तरीके से होगा। तो उच्चारण भी हम लोगों का शुद्ध होगा और जो है लिखने में भी हम लोगों को सहायता मिलेगी। अब जो है आगे हम व्यंजन पे चर्चा करेंगे। परिभाषा इसकी अगर जो है परिभाषा की बात की जाए तो हम केवल इसको जो है मौखिक ही बता रहे हैं, आपको थोड़ा लिखित भी यहाँ कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई समस्या न हो। जैसे अगर पूछ ले कि वर्णमाला के कितने भेद हैं, तो 2 भेद यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 भेद। और ये वर्णमाला कैसे, किस हिसाब से इनका भेद किया गया, क्यों किया गया, तो ये उच्चारण की दृष्टि से। अगर पूछ ले कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला के कितने भेद हैं, तो 2 भेद। कौन कौन, स्वर और व्यंजन। आगे हम व्यंजन पे चर्चा करेंगे, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।